हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 24 लेक्चर्स कंप्लीट किए। 24 लेक्चर के अंदर पहले चैप्टर को मैंने पूरा किया और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसका नाम क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इसका इंडेक्स है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या है। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं, वो एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं जिसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। कौन सी ब्रांच है? ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और ये जो एनसीईआरटी जो सिलेबस था अब तक, उसमें 7 नंबर के 2 चैप्टर हुआ करते थे। अब आगे कैसे होंगे, क्या होंगे, वो जब पैटर्न आएगा तो बताऊंगा। पर ध्यान रखना, क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। 2 चैप्टर इसमें है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो दीज 2 चैप्टर्स जो आपको कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड हमने आज स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर विद्युत विभव एवं धारिता की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या होगा? विद्युत विभव एवं धारिता। ये अभी हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। देखो, यहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण कितना विभव बनता है, आवेशों के निकाय के कारण, और ये सारे इंडेक्स बिंदु बिंदु है। ये मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। तो एक एक करके इनकी शुरुआत करेंगे। सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने, काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, ध्यान रखना। तो एक एक करके हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ कोड भी मैंने आपको बहुत अच्छा सा, यहाँ पे देखो, ये मेरे नोट्स के अंदर है। यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपको नहीं पता है आप अपनी मंजिल के कितने करीब हैं, तो कभी भी अपने सपनों को मतलब छोड़े नहीं, उस पर कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना? तो बस उसी मोटिवेशनल कोट से हम लोग अपना चैप्टर क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखो, फिजिक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, पर हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलता है, उसमें जो खुशी मिलती है, वो बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक हम मेहनत दुख देखेंगे, स्ट्रगल देखेंगे, उसके बाद जो खुशी मिलेगी उसकी बात ही अलग होगी। तो उसी को हमें फील करना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें। और ऐसा भी होगा नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा आप अच्छे से करेंगे और 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। देखो, एग्जाम हो नहीं हो, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो, जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, वो कभी ना कभी आपके काम आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल मेरा ले लो। मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि 11th 12th का काम आएगा, पर अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बहुत काम आ रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से आपके भी ये क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, देखो, आगे बढ़ा। एक सेकेंड, टॉपिक कहाँ गया? हाँ, ये आ गया, आ गया, आ गया। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
विभव के बारे में और धारिता के बारे में। ये होता क्या है, देखो अब मैं कुछ बातें आपको इसके लिए बताने वाला हूं। आप एक बार उस खाली पेज पे हम चलते हैं, वहां पर मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो समझना मेरी चीजों को जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास कोई आवेश है Q, हमारे पास कोई चार्ज क्या है Q। इस चार्ज की चारों ओर क्या होता है, क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, आपने पढ़ा है। इसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये इसके ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। क्या करता है, बल लगाता है। और कौन सा बल लगाएगा, उस बल को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। और ध्यान रखना, ये स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बताया था, फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संरक्षी बल, एक होते हैं असंरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है ना, जो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। यहाँ पर हम जो वर्क डन करते हैं वो कभी भी पथ पे निर्भर नहीं करता। कैसे, मैं आपको यहाँ डायग्राम में इसको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, तो जैसे मैं एक, ये ए बिंदु एक बी बिंदु है। ए बिंदु से बी बिंदु तक हम किसी कण को लेके जा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। अलग अलग रास्तों से लेके जा रहे हैं। ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। अगर W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3 हो तो बल कैसा होगा, संरक्षी। क्योंकि संरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तीनों ही रास्तों में जो प्रारंभिक पॉइंट है वही है, अंतिम पॉइंट वही है, बदल नहीं रहा। तो बल कैसा, संरक्षी बल है। अब क्या हो रहा है, संरक्षी बल में ऊर्जा की कभी हानि नहीं होती, ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इसका नाम ही क्या है, संरक्षी बल। तो संरक्षी बल में ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अब कैसे इसको समझेंगे, देखो इधर, अब देखो, अब हमारे पास आवेश यहां पर है, ये क्यू आवेश, इसको मैं यहां से यहां तक लाया। जब ये इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है, इसके ऊपर कोई बल लग नहीं रहा है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के आप बाहर होगे आपके ऊपर बल नहीं लगेगा, पर जैसे ही आप गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आ जाओगे आपके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। वैसे ही विद्युत क्षेत्र के बाहर इस कण पे बल नहीं लगता, पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आता है, इसको मैं यहां से यहां तक लाता हूं, मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और जो वर्क डन होता है वही इस चार्ज में किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो यहां पर हम कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह प्लस इसके ऊपर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। कैसा बल, स्थिर वैद्युत बल। अब इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, इसको यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है और इसको कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा बल है, संरक्षी बल है। वैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना, कैसा बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल है तो यहाँ पर कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। किसी आवेशित कण को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो इधर नोट्स में देखो, देखो जब कोई, इधर आ जाओ, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि के विरुद्ध ले जाता है। देखो ना, स्प्रिंग बल, जैसे स्प्रिंग वाला कंसेप्ट समझो। अब दो चीजें ली,
स्प्रिंग और गुरुत्वाकर्षण। जैसे देखो हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, एक क्या अपने पास क्या स्प्रिंग है। अब अगर मैं स्प्रिंग को दबाता हूं तो स्प्रिंग बाहर की ओर बल लगाएगी। मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं, स्प्रिंग बाहर की ओर बल लगा रही है, तो मुझे ये जो बल लगाना पड़ रहा है ये इस स्प्रिंग बल के विरुद्ध लगाना पड़ रहा है। वैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र में कण को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो वहां पर मुझे बल लगाना पड़ता है। यही चीज यहां पर काम आ रही है कि जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। आपको यहां से यहां तक की चीज पता चल रही है, यहां से यहां। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल के विरुद्ध ले जाता है, उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु गति करने लगती है और कुछ गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है, तथा उस वस्तु की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझो, इसको मैं यहां ऐसे बता रहा हूं, जैसे ये पृथ्वी है, इसके यहाँ पे कोई कण है, मैं इस कण को यहां से यहां लेके गया, तो मुझे क्या करना पड़ा, डब्ल्यू एक्सटर्नल करना पड़ा। अब जैसे अब इसके पास क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही छोड़ूंगा कण अपने आप क्या करेगा, गति करेगा। अपने आप इसको छोड़ूंगा ना, आप देखो ना, जैसे मेरे को देखो, मैं लेके गया इसको ऊपर, मुझे कार्य करना पड़ा, जैसे ही छोड़ूंगा ये अपने आप क्या आएगा, नीचे आएगा। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। इस तरह से ये चीजें होती है। इस प्रकार वस्तु की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल भी कैसा बल है, संरक्षी बल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कूलाम बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इसको क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट कर रहा हूं। कैसा बल है, संरक्षी बल है, ध्यान रखना। अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऊर्जा होगी, कैसी होगी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थिर आवेशों के कारण देखो ना, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऐसा क्यों, क्योंकि आवेश कैसा है, स्थिर है। कैसा आवेश है, स्थिर आवेश है। और स्थिर आवेश के कारण जो ऊर्जा बन रही है उसको बोलेंगे स्थिर आवेश स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखना। अब ये आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इसका बढ़िया सा क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और एक बिंदु पी है। मूल बिंदु पर स्थित किसी आवेश q के कारण विद्युत ई क्षेत्र, ये अपना विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, बनाएगा। माना कि हम कोई परीक्षण आवेश प्लस q को, किसको, परीक्षण आवेश प्लस q को, किसको, इस प्लस q को क्या कर रहे हैं, आवेश q पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध। अब ये प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और मैं इसको r से p तक क्या कर रहा हूं, लेके आ रहा हूं। माना कि कोई परीक्षण आवेश प्लस q को आवेश q के कारण आवेश q पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु r से p तक क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। अब यह परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ध्यान रखना, यहां तक अंडरलाइन कर लेना। परीक्षण आवेश छोटा होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, आवेश को प्रभावित नहीं करता। यहां तक नोट कर लो। अब क्या बोल रहा है, यहां परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा क्या है, देखो आवेश q को r से p तक लाने में
एक तो बाह्य बल आरोपित करते हैं। अब समझना, मैं डायग्राम साइड में बना लेता हूं कि ये प्लस है, मैं R से P तक एक आवेश को ला रहा हूं। कौन से आवेश को? प्लस क्यू को, क्यू नॉट को यहां से यहां तक ला रहा हूं। तो जब मैं इसको यहां से यहां तक ला रहा हूं तो मुझे इसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है? F एक्सटर्नल। और ये प्लस उसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। वो काम कर रहा है इस Fe, ये लग रहा है और हमें इसके विरुद्ध ये लगाना पड़ रहा है। समझना मेरी बात को। तो यही चीज यहां हो रही है। क्या बोला है? R से P तक लाने में हमें एक बाह्य बल आरोपित करते हैं। क्या आरोपित करते हैं? बाह्य बल। हम एक बल आरोपित करते हैं, बाह्य बल F एक्सटर्नल। और जो प्रतिकर्षित बल के क्या होता है? प्रभाव को हीन कर देता है, क्योंकि ये जितना बल होगा उतना मैं यहाँ लगाऊंगा। जब आवेश Q को R से P तक लाते हैं तो उस पर कुल बल या त्वरण कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितना मैंने लगाया उतना ही कौन लगा रहा है? विद्युत बल लगा रहा है। नेट बल क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। समझना, इस आवेश पर देखो, यहां देखो डायग्राम में कि हम जो लगा रहे हैं F एक्सटर्नल वो माइनस एफ ई के क्या है? बराबर है। तो नेट बल क्या हो गया? जीरो। मतलब, और न्यूटन की गति का पहला नियम, आवेश पर लगने वाला नेट बल जीरो हो तो वह उसी वेग से गति करेगा, उस पर त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। गति का पहला नियम। यही चीज यहां पर काम आने वाली है, ध्यान रखना। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है? ऋणात्मक। क्योंकि बाह्य बल जितना कार्य करेगा वो ऊपर से नीचे ला रहा है, और विद्युत क्षेत्र लग रहा है नीचे से ऊपर। तो जितना कार्य वो बाह्य बल कर रहा है उतना ही कार्य विद्युत बल कर रहा है, पर दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। देखो इधर, यहां से यहां तक लाए, कौन ला रहा है? F एक्सटर्नल इधर। तो W एक्सटर्नल इधर हो रहा है, और ये बल लग रहा है उधर, तो डब्ल्यू ई का हो रहा है इधर। दोनों क्या है? बराबर है, और दिशा में क्या है? विपरीत है। इसलिए जितना बाह्य बल कार्य करेगा उतना ही ऋणात्मक कार्य कौन करेगा? विद्युत बल करेगा। तथा पूर्णतः क्यू की स्थितिज ऊर्जा, ये जो कार्य होगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? संचित होगा। तो ये यहां तक नोट कर लो, पूरी बात को समझ लो कि हम जितना बाह्य बल लगा रहे हैं उतना ही अंदर से वापस क्या लग रहा है? बल लग रहा है। कंसेप्ट को समझना कि मुझे उतना ही बल लगाना जितना अंदर से वापस क्या हो रहा है? बल लग रहा है। अब आगे देखो, आगे कंसेप्ट को देखो। बाह्य बल द्वारा आवेश Q को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य, बाह्य बल वाला कार्य होगा तो क्या आएगा? F एक्सटर्नल इंटू क्या आएगा? dr। F डॉट एस, dr क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dr क्या है? इधर देखो कि जब मैं, ये प्लस Q है, मैं R से P तक आवेश को ला रहा हूं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr। कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो बस वही वही चीज हमने किया। अल्प के लिए क्या हो गया? F डॉट dr, और बराबर माइनस आ गया। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है F एक्सटर्नल बराबर क्या है? माइनस F। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही होती है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर Q आवेश के किसी कण को एक निश्चित Q आवेश के कण की क्या होती है? एक स्थितिज ऊर्जा होती है, तथा कण पर यह स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में इतनी वृद्धि कर देता है जो R से P बिंदुओं के मध्य की स्थितिज ऊर्जा। मतलब, अब देखो, समझो ऐसे, इसको ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो, ये आप साइड में बना रहा हूं कि ये विद्युत क्षेत्र है। मैं इसको लाया P से कहां तक लाया? R तक। यहां से यहां तक लाया, तो हम लोगों ने कुल कार्य किया, मान लो कितना कार्य किया? W। यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या हुआ? बराबर हुआ। डेल्टा एक बराबर। अब अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु R है। ला कहां तक रहा हूं? P तक रहा हूं। तो अब यहां से यहां तक जाने पे स्थितिज ऊर्जा जुड़ गई, तो W बराबर क्या होगा? UP माइनस UR। दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा में अंतर। तो जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। डेल्टा U बराबर UP माइनस UR बराबर W। ठीक है, तो यहां तक आप कंसेप्ट को समझना, इतना आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। कल मैं इस पे और भी बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेंगे। इतना आप अच्छे से क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो।
कल मैं इसमें आगे बहुत सारी बातों को एंटर कराने वाला हूँ, क्योंकि हमें विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत विभव, सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो कल मैं इस कंसेप्ट को एकदम क्या कर दूंगा, अगली क्लास में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब बच्चों, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, इनको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्यार देते रहें। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।